नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। स्टॉक मार्केट के पास फिलहाल नेगेटिव सेंटीमेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। रशिया यूक्रेन का टेंशन, यूएस का इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन सेंटीमेंट को और ख़राब करने के लिए इंडिया का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड केस हमारे सामने आ चुका है और अमाउंट है 22,842 करोड़ का। एबीजी शिपयार्ड नाम की एक कंपनी है जिसने एसबीआई और दूसरे 27 बैंक्स के साथ ये फ्रॉड किया है। पैसे वापस नहीं दिए हैं, जिस काम के लिए पैसे लिए थे वहां पर यूज नहीं किए हैं, दूसरी जगह पे यूज किए हैं। बहुत से प्रॉब्लम्स यहां पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। इस फ्रॉड की वजह से मार्केट में क्या गिरावट हो सकती है, स्पेसिफिकली बैंकिंग स्टॉक कितने गिर सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें यहां पर क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एबीजी शिपयार्ड एबीजी ग्रुप की कंपनी है जो कि शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग के बिजनेस में है। मुंबई बेस्ड कंपनी है। प्रमोटर का नाम है ऋषि अग्रवाल। कंपनी के शिपयार्ड गुजरात बेस्ड हैं और पिछले 16 सालों में 165 से भी ज्यादा वेसल्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। अब सीधा आते हैं फ्रॉड केस पर। टाइमलाइन क्या रहा है यह समझना बहुत जरूरी है। तो एबीजी शिपयार्ड के जो लोन अकाउंट है उससे पहली बार नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए डिक्लेयर किया जुलाई 2016 में। एसबीआई ने अपनी पहली कंप्लेंट फाइल की नवंबर 8 2019 में, और 2019 में ही इनके लोन अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर किया था। सीबीआई ने कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए। मार्च 12 2020 को एसबीआई ने एक फ्रेश कंप्लेंट फाइल की। अगस्त 2020 में सीबीआई ने इस कंप्लेंट पर एक्ट किया, स्क्रूटिनाइज किया। 1.5 साल के बाद यहां पर एफआईआर फाइल की है फरवरी 7 2022। तो ये टाइमलाइन रहा है एबीजी शिपयार्ड के फ्रॉड केस का। अब कहां पर आपको ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, तो एसबीआई अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ का लोन दिया है। आईसीआईसीआई बैंक अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़, आईडीबीआई 3600 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 1600 करोड़, पीएनबी 1200 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक 1200 करोड़। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें आईसीआईसीआई बैंक पे दिखाई पड़ता है, उसके बाद हमें आईडीबीआई बैंक पे, उसके बाद एसबीआई में दिखाई पड़ता है। तो क्लियरली ये 3 बैंक है जहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्या स्टॉक में गिरावट हो सकती है कल के दिन? तो ऑफकोर्स कल हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलरेडी ट्रेंड आपको नेगेटिव नजर आता है, मार्केट में ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज की कमी नहीं है, सेंटीमेंट ऑलरेडी नेगेटिव ही चल रहा था, और ये जो न्यूज आई है उसने उसमें थोड़ा सा और एडिशन कर दिया है। लेकिन कल जो गिरावट होगी बैंकिंग स्टॉक में वो सेंटिमेंटल गिरावट हम कह सकते हैं। न्यूज के बाद सब लोग पैनिक में आ गए और पैनिक सेलिंग होती हुई नजर आती है। बिजनेस फंडामेंटल्स पे आपको कोई बड़ा डेंट देखने को नहीं मिल रहा है। उसका रीजन मैं आपको समझाना चाहूंगा। हमने पहले ही देखा जुलाई 2016 में एनपीए डिक्लेयर किया गया था। तो जब भी कोई लोन एनपीए डिक्लेयर किया जाता है तो उसके लिए बैंक्स को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। प्रोविजनिंग कैसे की जाती है ये मैं आपको समझा देता हूं। उससे पहले कुछ टर्म्स है जो समझना जरूरी है। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है? सिक्योर्ड लोन का मतलब है कि आप कोई लोन ले रहे हैं तो उसके सामने कुछ प्रॉपर्टी दे रहे हैं, कुछ एसेट दे रहे हैं जिसके ऊपर आप लोन ले रहे हैं। और अनसिक्योर्ड का मतलब है कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे ही आपको यहां पर लोन मिल जाती है। और सब स्टैंडर्ड एसेट्स का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसा लोन जो कि एनपीए बन चुका है लेकिन अभी तक एनपीए बने हुए 12 महीने नहीं हुए हैं। तो यहां पर इनके प्रोविजनिंग के नॉर्म्स क्या होते हैं? सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स जो होते हैं 15% का आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्रोविजनिंग करना पड़ता है। अगर कोई अनसिक्योर्ड एसेट होता है, सब स्टैंडर्ड लोन यानी कि एनपीए हो चुका है लेकिन अब तक एनपीए हुए 12 महीने नहीं हुए हैं, तो 25% का आउटस्टैंडिंग अमाउंट का प्रोविजनिंग करना पड़ता है। और सिक्योर्ड डाउटफुल के बारे में बात करेगा, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने लोन लिया है, उसके खिलाफ कुछ प्रॉपर्टी आपने दी है, कुछ एसेट्स आपने रखे हैं, लेकिन अभी एनपीए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वो होता है सिक्योर्ड डाउटफुल। तो 25% का आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहां पर प्रोविजन करना पड़ता है। और अगर अनसिक्योर्ड एडवांस्ड हो जाता है यानी कि आपने लोन लिया, कुछ एसेट भी नहीं रखा है और अभी एनपीए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो
तो 100% का प्रोविजनिंग करना पड़ता है। ऑलरेडी यहाँ पर एनपीए डिक्लेयर कब हुआ था? 2016 में हुआ था। कितने साल हो चुके हैं? ऑफ कोर्स 1 साल से ज्यादा हो ही चुके हैं। अनसिक्योर्ड लोन ही रहेगा, और अगर सिक्योर्ड लोन भी होता है तो भी अगर 3 साल से ज्यादा का टाइम हो जाता है तो सिक्योर्ड लोन में भी आपको 100% का प्रोविजनिंग करना पड़ता है। तो ये जो भी आपको लॉसेस नजर आते हैं 7,000 करोड़, 3,000 करोड़, इसके लिए बैंक्स ने ऑलरेडी प्रोविजनिंग किया होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। एनपीए डिक्लेयर 2016 में हुआ था, 17, 18, 19, 20, 21 भी निकल चुका है, इतने साल हो चुके हैं। तो क्लियरली यहां पर ये जो मुद्दा है, पुराना मुद्दा है, फ्रॉड केस आपको अभी सामने आता हुआ नजर आता है। तो फंडामेंटली स्पीकिंग यहां पर कंपनी के बुक्स में कोई और लॉसेस नहीं हो सकते। जो भी गिरावट कल होगी वो सेंटिमेंटली देखने को मिलेगी। फ्रॉड हुआ, ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कि कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, लेकिन बुक्स में ऑलरेडी इसके लॉसेस यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर दी है, पहले से सोच के रखा है बैंक ने कि ये पैसे अभी वापस नहीं आने वाले हैं, इसके लिए आप प्रोविजनिंग कर दो। तो कल हमें बैंक निफ्टी पर क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है? बैंक निफ्टी जिस प्रकार हमें यहां पर ट्रेड करती हुई नजर आती है, अप्रॉक्सीमेटली इस सपोर्ट के आसपास आ सकती है 37,500। 1000 पॉइंट की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1000 पॉइंट ऑफकोर्स ज़्यादा होते हैं एक दिन के लिए, लेकिन ऑलरेडी सेंटीमेंट वीक चल रहा है और ये जो न्यूज़ आई है वो भी अच्छी नहीं है। तो 1000 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। और जो मेन स्टॉक्स हैं जहाँ पर ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक 7,000 करोड़ का यहाँ पर है, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। 7,000 करोड़ का ऑलरेडी प्रोविजनिंग यहाँ पर हो चुका होगा, तो आपको कोई ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम यहाँ पर आपको पैनिक में अपने लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स बेचने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में कौन से लेवल्स आ सकते हैं? तो ऑलरेडी ये देखिए, ये अपने सपोर्ट के आसपास ही है। जिस प्रकार का न्यूज़ है तो इसमें ऑलरेडी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। 750 के लेवल्स हमें यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो क्या ऐड करना चाहिए? देखिए, करने को कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऑलरेडी फिलहाल यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो चुका है, गिरावट के संकेत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मेरा लेवल है जहाँ पर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा वो होगा 700 का लेवल। 700 का लेवल मिलता है तो यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगा। अब एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई में भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 तक तो ये स्टॉक आता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे खासे करेक्शन का वेट करना चाहिए। बाय चांस 450, 460 पे अगर आपको स्टॉक मिलता है तो एक रीजनेबल करेक्शन हुआ है जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, यहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ खरीदारी करने के लिए। अगर 500 पे मिलता है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो खरीदारी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादातर चांसेस ऐसे भी होते हैं कि अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है, शुरू ही आपको 500 से होता हुआ नजर आता है तो आपको बाइंग देखने को मिलती है और एट द एंड आपको ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ भी नजर आ सकता है। ग्रीन कैंडल भी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रॉड केस हुआ है उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मार्केट में गिरावट ऑलरेडी चल रही है, इसके कारण ये सेंटीमेंट और खराब हो चुका है। बाकी बुक्स पे आपको कोई बहुत बड़ा खराब इशू देखने को नहीं मिलेगा। बैंक्स ने ऑलरेडी इसके लिए तैयारी की है। बैंक्स के लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है। ये जो फ्रॉड हो गया है ये आपको थोड़ा सा सरप्राइज नजर आता है। आई होप मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।